हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक। ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ये रेडियो एक्टिविटी का जो हमने स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी का दूसरा टॉपिक है। और ये इस टॉपिक में हम डिस्प्लेसमेंट लॉ को पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ न्यूक्लियस के पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर फिजन को पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूज़न को पढ़ेंगे, और जो भी आपके रेडियो एक्टिव कुछ आइसोटॉप्स हैं उनके क्या यूजेज हैं डेली लाइफ में, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझाया था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। हमने बताया था आपको कि रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं और उसमें कैसे आपके रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं किसी भी रिएक्शन में। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ साथ हमने आपको अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इन सभी का प्रॉपर्टीज़ को भी समझाया था। हमने इन सभी के प्रॉपर्टीज़ को हमने आपको बताया था। तो चलिए इस वीडियो को हम और आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे बने रहिए, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, आपको अच्छा लगेगा ज़रूर, आपको सब समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। सबसे पहले हम आपको बताए थे डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में समझाने के लिए बोले थे, तो यही है हमारा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस जो आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो भी जो थ्योरी है इसका जो समझना है, इस चीज़ को हम अपने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था, उसका आपको बेसिक हमने समझा दिया था वहाँ पे भी। तो चलिए यहाँ पे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, इस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें कहता है कि किसी भी न्यूक्लियस के, किसी भी एटम एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से अगर अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन होता है तो होने से क्या होता है, अगर किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन अगर होता है तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट होता है, जो रिजल्टिंग एलिमेंट हमें बाद में मिलता है, उसमें एटॉमिक नंबर में, यानी उस रिजल्टिंग एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट से डिक्रीजमेंट होता है, और एटॉमिक वेट में किसके, उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट में 4 यूनिट से क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, यानी घटता है। ठीक है। अगर वहीं पे अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से अगर बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से अगर बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, तो हमें रिजल्टिंग एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट से इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। और क्या होता है, और उनके एटॉमिक वेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता, यानी एटॉमिक वेट एज इट इज़ रह जाते हैं। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि अल्फ़ा इमिशन, और इसी जो आपका जो लॉ है, ये जो लॉ आपको हमने बताया, इसी लॉ को हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से जानते हैं। देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन यहाँ पे रेडियम का बताया गया है। ठीक है, रेडियम का आर का बताया गया है। आर का यहाँ पे 88 में से क्या कहा गया है, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन होगा तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट से घटेगा। 88 में से 2 गया तो 86 यूनिट यहाँ पे हो गया, और उसके एटॉमिक मास में 226 से 4 यूनिट का घटता है, तो 226 माइनस 4 कितना हो गया, 222 हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका रेडियम क्या हो गया, आर में चेंज हो गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको हीलियम का न्यूक्लियस He निकल गया। क्यों हीलियम होता है, क्योंकि आपको बताया था हमने कि ये जो 86 और ये जो 2 है, इसको मिला के आपका पहले वाले जो एलिमेंट है उसके बराबर होने चाहिए, तभी आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। तो ये 86 प्लस 2 कितना हो गया, 88 हो गया। ये 222 प्लस 4 कितना हो गया, 226, यानी क्या हो गया, अभी आपका रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है। तो ये हीलियम न्यूक्लियस ही निकला, इसी को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, इसी को हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बीटा इमिशन में क्या हमें करना है, पीबी है, लीड को हम पीबी के नाम से जानते हैं, पीबी। और ये इसमें से क्या होता है, बीटा इमिशन में क्या होता है कि उसके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट होता है, यानी 82 से 81 हो गया। ये क्या हो गया, 83 हो गया, सॉरी 82 प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, यानी क्या हो गया, 83 हो गया। तो ये 83 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 83। और यहाँ क्या हो गया, एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आता, यानी 210 से 210 ही रह गया। तो ये बिस्मिथ आपका बन गया 83, और सेट क्या हो गया 210 Bi। और आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, बीटा इमिशन में इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, इसी कारण उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जो मास होते हैं वो नेग्लिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, मास तो ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, आपको हमने बताया भी है इलेक्ट्रॉन्स के कितने मास होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो नेग्लिजिबल माने जाते हैं। होते हैं 9.1 × 10⁻³ kg होते हैं, तो ये एक तरह से नेग्लिजिबल ही माने जाते हैं। तो ये आपका रिएक्शन अल्फ़ा इमिशन, ये क्या हो गया, आपका अल्फ़ा इमिशन हो गया। अगर कोई भी आपको रिएक्शन दे दे, कोई भी आपको एलिमेंट दे दे,
कोई भी आपको एलिमेंट दे और आपको पूछे इसमें से अगर अल्फा इमिशन हो रहा है तो आपको ऑप्शन में पूछे इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ये ऑप्शन अल्फा इमिशन के रिगार्डिंग करेक्ट है, तो आप देखिएगा ऑप्शन में जो एलिमेंट दिए होंगे, 4 ऑप्शन में जो 4 एलिमेंट दिए होंगे उसमें देखिएगा किनके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट से घटा रहा है और किनके एटॉमिक मास में उसी एलिमेंट के किस मतलब उस ऑप्शन से कौन से ऑप्शन के एलिमेंट में एटॉमिक मास में 4 यूनिट घट रहा है और एटॉमिक नंबर में कितने 2 यूनिट घट रहा है, तो वही ऑप्शन को क्या कीजिएगा, आप सही कीजिएगा, टिक लगाइएगा उसी ऑप्शन में, तो आपका तब क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। अगर वहीं पे बीटा एलिमेंट की बात करें, 4 ऑप्शन दिया हो, कहा जाए कि इसमें से बीटा इमिशन को कोई भी रिएक्शन दे दो, कोई भी आपको एलिमेंट दे दे, पूछे कि बताइए इसका बीटा इमिशन हो रहा है, तो बताइए हमें जो नेक्स्ट एलिमेंट मिल रहा है वो कौन सा एलिमेंट मिलेगा। तो आप क्या देखिए कि उसके एटॉमिक नंबर में इन सभी 4 ऑप्शन के एलिमेंट के किसके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इसमें एक और पॉइंट है इस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में ही कि हमें अगर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में अगर किसी का अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एमिशन हो रहा है तो वो तो हम समझ चुके हैं कि उसमें क्या होगा। अगर वहीं पे अगर गामा पार्टिकल का एमिशन होता है, तो जो आपका रिजल्टिंग जो आपका एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक नंबर में और उसके एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी जो आपका रिजल्टिंग एलिमेंट होगा उनके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही आपके एटॉमिक नंबर में मिलेगा चेंजिंग और ना ही आपके क्या मिलेगा, एटॉमिक मास में चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, ये आपका किस में होता है बताइए, आपका ये गामा पार्टिकल के एमिशन में होता है। और आपको अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के एमिशन में तो पता चल गया, और गामा पार्टिकल के एमिशन में कोई चेंजिंग उसके एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड क्या है। ये हाफ लाइफ पीरियड से आपको बेसिक से सवाल आते हैं, इसके कारण हम इसके बारे में बहुत कम ही आपको बताए हैं, क्योंकि आपको ये सब नहीं जानना है कि ये हाफ लाइफ पीरियड कहाँ से, ये जो 0.693/λ ये जो बताया जो हम आपको, ये कहाँ से आते हैं, इसका क्या डेरिवेशन है। बहुत सारे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से निकाले जाते हैं, बहुत मतलब इसके बहुत सारे आपके फर्दर आपको इसमें आपको इतना पढ़ना नहीं है, इसके कारण हम आपको लिमिटेड ही चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको उतना ही जाने, फालतू जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हाफ लाइफ पीरियड को समझते हैं। हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है, आपको पता है कि इस चैप्टर से बेसिकली 2 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। देखिए आपके पूरे केमिस्ट्री में आपको 17 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 17 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, पूरे केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज कवर करते हैं। 17 क्वेश्चन आपका सही होता है तो 17 × 4 कर लीजिए, आप समझ लीजिए जितना भी 2.5 मार्क्स का आपका शायद एक क्वेश्चन का नंबर होता है, तो जितना भी होता है आप देखिएगा तो आपका तो उतना आपको मिल जाएगा। सोचिए 17 क्वेश्चन अगर आप सही हो जाता है तो वो बहुत ही एक मायने रखता है। 17 क्वेश्चन आपका रैंकिंग को कितना आगे पीछे कर देगा। तो चलिए ये समझना है आपको हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, देखिए किसी भी सब्सटेंस के कुछ सर्टेन अमाउंट अगर दिए गए हों आपको, किसी भी सब्सटेंस के कुछ सर्टेन अमाउंट को उस अमाउंट को आधा करने में, उस जितने भी अमाउंट, मान लीजिए कोई अमाउंट है, कोई सर्टेन सब्सटेंस है, कोई ये सब्सटेंस है, इसका आपको 10 दिया हो 10 kg, तो इस 10 kg को आप 5 kg करने में जितना टाइम लगे, यानी किसी भी अमाउंट के सब्सटेंस को आधा करने में जितना समय लगे, उसी समय को जो जितना समय लग रहा है आधा करने में, उसी समय को हम हाफ लाइफ पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन यही है, द टाइम इन विच सब्सटेंस रिमेन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, यानी जितने समय में सब्सटेंस अपने ओरिजिनल अमाउंट के हाफ हो जाए, आधा हो जाए, उसे हम हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस सब्सटेंस कहते हैं। जिस सब्सटेंस का हाफ हुआ है उस सब्सटेंस का हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से। टी हाफ कहने का मतलब इसको डिनोट किया था इस तरह, देखिए टी हाफ यानी टी और नीचे क्या लिखा जाता है, टी और नीचे 1/2 यानी टी हाफ। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एक फार्मूला दिया गया है, किसी भी सब्सटेंस के अगर उसका डीके कांस्टेंट दिया हो, डीके कांस्टेंट यानी लेमडा, यानी किस रेशियो से वो डीके हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो वो अगर आपको दिया हो लेमडा, तो इस लेमडा को हम डीके कांस्टेंट कहते हैं, डीके कांस्टेंट। और इसका फार्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693/λ। क्या होता है, 0.693/λ होता है। इसे ही हम कहते हैं, इस लेमडा को हम डीके कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। आप लेमडा के जगह पे के भी लिखते हैं अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करते हैं उस समय। और यहाँ पे आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, रेडियोएक्टिव रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखते हैं 0.693/λ, टी हाफ इक्वल टू 0.693/λ। और यहाँ पे आपको चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो उस अमाउंट का जो कंसंट्रेशन है, यानी कितना अमाउंट हमें दिया गया है उसको आधा करने के लिए, इन सभी चीज़ का जिक्र नहीं हो रहा है। तो इसके कारण ये भी कहा जाता है कि टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं जो सब्सटेंस होते हैं उनके कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन कहने का मतलब
मोलरिटी, नॉन मोलरिटी, इन सभी चीज़ों को हम कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अगर वहीं पे अगर एवरेज लाइफ की बात करें, उस सब्सटेंस के एवरेज लाइफ की बात करें, तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है 1/λ। यहाँ पे लेमडा क्या होता है, डीके कांस्टेंट। अगर यहाँ से अगर हम लेमडा को निकालते हैं तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है बताइए, 0.693 अपॉन टी हाफ। इसका जब हम लेमडा को पुट करते हैं तो 1 अपॉन क्या होता है 0.693 और ऊपर क्या जाता है टी हाफ चला जाता है। अगर वहीं पे 1 अपॉन 0.693 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका हमें आ जाता है 1.44 इंटू टी हाफ। ठीक है, और यही यहाँ पे लिखा गया है। जाहिर है आपको इस समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं कि 1/λ होता है एवरेज लाइफ पीरियड, और आपको अगर डीके कांस्टेंट दिया हो तो सीधे 1/λ कर दीजिए, आप एवरेज लाइफ निकाल लीजिएगा। और वहीं पे आपको टी हाफ दिया हो, अगर टी हाफ दिया हो और आपको एवरेज लाइफ पूछे किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एवरेज लाइफ पूछे, जहाँ पे आपको टी हाफ दिया हो, उसके हाफ लाइफ पीरियड दिए हो, तो क्या कीजिएगा, आप उसको सीधे 1.44 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एवरेज लाइफ निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एवरेज लाइफ पीरियड जो होते हैं, यानी ये जो एवरेज लाइफ पीरियड होते हैं 1/λ, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, हाफ लाइफ पीरियड में बोले, वैसे ये भी हो सकते हैं, ये भी तो इंडिपेंडेंट ही है टेम्परेचर इसके क्या होते हैं कंसंट्रेशन के। इस पॉइंट में लिखा गया है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अमाउंट, यानी अमाउंट कहने का मतलब जो सब्सटेंस होते हैं, अगर कोई सब्सटेंस का अगर हम बताएं आपको यहाँ पे एग्जांपल जो हम लिए थे कि कोई सब्सटेंस 10 ग्राम है, उसके 5 ग्राम करने पे जो समय लग रहा है वो क्या होता है, उसी समय को हम हाफ लाइफ कहते हैं। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है आपको कि ये जो 10 ग्राम और 5 ग्राम है, यानी इस हाफ लाइफ में ऐसा ये 10 ग्राम 5 ग्राम का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ना यहाँ पे 10 ग्राम जिक्र हो रहा है या 5 ग्राम जिक्र हो रहा है। यहाँ सिर्फ जिक्र हो रहा है सिर्फ डीके कांस्टेंट का, यानी वो सब्सटेंस किस रेशियो से डीके कर रहा है, घट रहा है, किस रेशियो से डीके कर रहा है। तो यहाँ कंसंट्रेशंस की कोई बात नहीं हो रही है। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड होते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, वो इंडिपेंडेंट होते हैं उसके अमाउंट पे। ठीक है, उसके अमाउंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए, अगर वीडियो आपको हमारा फास्ट लग रहा हो तो स्लो करके देख लीजिएगा, अगर आपको सही लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर स्पीड सही है, इसी स्पीड से हमें बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हम समझना है कि जो टोटल टाइम होता है किसी भी रिएक्शन का टोटल टाइम होता है, अगर टी हाफ पता चल जाए और किसी भी 10 ग्राम को हमने पीछे एग्जाम्पल दिया था कि 10 kg को 5 kg में कन्वर्ट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हाफ लाइफ कहते हैं, तो उसको टोटल कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग गया। तो देखिए, अगर टी हाफ आपको पता चल जाए, उसको हम एन से, यानी नंबर ऑफ एन क्या है आपका, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से गुना कर दे। अगर 10 से 5 जाने में 5 लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो आपको टोटल टाइम कितना निकालेगा, टोटल टाइम निकलेगा टी इक्वल टू 10 से जा रहा है 5, यानी ऐसा 2 बार होगा, यानी 5 × 2, यानी क्या हो गया ये 5, यानी 5 प्लस अगर 5 भी करते हैं, अगर हम 5 + 5 कहना, इसको छोड़िए एक बार, 5 + 5 करते हैं, यानी पहला 5 खत्म होने में 5 मिनट लग रहा है, या फिर 5 आवर लग रहा है, दूसरा 5 मिनट खत्म होने में 5 आवर लग रहा है, ये कितना हो गया, टोटल 10 आवर हो गए। और ये 10 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ क्या है 5 × 2, और ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ के नाम के जान सकते हैं। यानी देखिए, यहाँ 5 यानी 2 बार 5 है, यानी इसको 2 को क्या लिखते हैं हम, एन से डिनोट करते हैं। तो टोटल टाइम हमें पता चल जाता है टी हाफ × एन। टी हाफ कहने का मतलब जो का हाफ लाइफ पीरियड है, और एन कहने का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। अगर वहीं पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि अगर हम टी हाफ में तो हम समझ गए, अगर आपसे पूछे कि कोई भी सब्सटेंस का हमें बताना है कि अच्छा टी हाफ में तो हम समझ गए कि अगर 5 मिनट अगर उसका किसी सब्सटेंस के डीके कांस्टेंट कुछ दिया हो और उसका अगर आपको हाफ लाइफ पूछे कि उसका हाफ लाइफ 5 मिनट हो, तो 5 मिनट तो आप समझ गए कि किसी भी सब्सटेंस के 5 मिनट का मतलब वो आपका डीके कांस्टेंट हो गया, हाफ लाइफ का डीके कांस्टेंट हो गया। अगर वहीं पे आपको ये ना पूछ के कह दे कि अगर कोई सब्सटेंस 10 ग्राम से 5 ग्राम जाने में, या फिर 10 kg से 5 kg जाने में, आप kg से अगर नहीं समझते हैं तो हम आपको इसको कंसंट्रेशन से समझाते हैं कि कोई सब्सटेंस 10 m से आपको 5 m में जाने में उसको 5 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो ये तो हम हाफ लाइफ समझ गए। लेकिन वही सब्सटेंस पूछे कि इसको अगर 6 m में जाने में, यानी 10 m से 6 m 6 मोलर में जाने में, 6 मोलरिटी में जाने में, तो इसमें जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर इसको यहाँ से जाने में उसको कितना कंसंट्रेशन लग जाएगा। आपसे पूछ दिया जाए कि कोई सब्सटेंस 5 मिनट में आधा पे चला जा रहा है, तो बताइए 6 मिनट में वो कितना सब्सटेंस डीके हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस अगर 5 मिनट में, मान लीजिए कोई सब्सटेंस 10 मिनट में ही अगर अपने अमाउंट के आधा चला जा रहा है, तो बताइए वो 11वें मिनट में, 12वें मिनट में, 13वें मिनट में वो सब्सटेंस कितना डीके किया होगा। तो इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला दिया गया है कि NT = N0 ×
हाँ 1/2 पे पावर n, ठीक है। NT क्या है? NT है कि जो आपका सब्सटेंस पूछा जा रहा है कि वो t बराबर 5 आवर में, t बराबर 5 आवर में कितने गया, तो ये NT क्या है? उस 5 आवर का कंसनट्रेशन है, जो उस 5वें आवर में कितना कंसनट्रेशन बचा वो इक्वल होता है n नॉट के, यानी इनिशियल कंसनट्रेशन के इंटू 1/2 उस पे पावर n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी वो 6 आवर में वो 6 आवर में कितना हाफ लाइफ्स गेन किया होगा। तो इसको आपको हम एक एग्जांपल से बना कर दिखाते हैं। एक आपको एग्जांपल देंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझाने में ये थोड़ा सा लंबा चला गया है। कुछ होता है चीज़ जिसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ हमको लगता है कि ये सब आपके लिए कहीं नया होगा, इससे कारण हम इसको समय देना चाहते हैं। और समझाते क्या होता है कि कभी बोलना चाहिए कुछ और फ्लो में और भी एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको हम। देखिए तो क्या होता है कि n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर आपको दिया हो कि t इक्वल टू 2 आवर उसके हाफ लाइफ है, क्या हो? t इक्वल टू 2 आवर उसके हाफ लाइफ है, तो आपसे पूछिए कि t इक्वल टू 4 आवर में वो ऑब्जेक्ट कितना डिके किया होगा। तो ये n क्या है? n क्या है? 4 आवर, चौथे आवर में का हमें क्या है? कंसनट्रेशन दिया है। अगर t इक्वल टू 2 आवर और इनिशियल कंसनट्रेशन t इक्वल टू 0 में हमारा कंसनट्रेशन है, n इक्वल टू कितना है? n नॉट इक्वल टू कितना है बताइए? 5m है, ठीक है। तो यहाँ पे हम t 4 आवर में कितना कंसनट्रेशन बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5m इंटू 1/2 पे पावर n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इस 4 आवर में कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो सकते हैं? t इक्वल टू अगर 2 आवर उसका हाफ लाइफ है, तो इस 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल टू 2 यानी 2, यानी यही 2 आवर हमें, मतलब ऐसा हाफ लाइफ 2 बार आएगा, यानी 2 आवर करके 2 बार आएगा, यानी कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गए? 2 हो गए। तो आपको जब भी ऐसा दिया हो, कोई समय दिया हो, उसमें पूछे कंसनट्रेशन कितना है, तो उसको आप हाफ लाइफ से डिवाइड कर दीजिए और आपका जो भी नंबर आ जाएगा उसको क्या कीजिए? इस n के जगह पे डालिए, यानी 2 यहाँ पे डालेंगे। ये कितना हो गया? 5m इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी 5/4m। ये क्या हो गया आपका? ये आपका t इक्वल टू 4 आवर में n का वैल्यू यानी कंसनट्रेशन आपका चौथे घंटे में आपका कंसंट्रेशन 5/4 टाइम्स ही रह जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब होता है। तो इससे जनरली क्वेश्चन हो सकते हैं कहीं पूछ दिया जाए, इसके कारण हम आपको बता दे रहे हैं। नहीं तो आपको इससे क्वेश्चन इसके बेसिकली इस सबके आपको जो एवरेज हाफ लाइफ है, आपके जो टी हाफ हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम समझा दिए हैं। इन नोट क्या है? यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है। इन क्या है? अमाउंट आफ्टर टाइम टी, जो टी टाइम के बाद कितना अमाउंट बच गया वो है। ये सब चीज़ आपको हम बता दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन कहने का मतलब, इसको अगर डिफाइन करें हम, तो ऐसे रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, वैसे रिएक्शन में जिनका हेवियर न्यूक्लियस, वैसे रिएक्शन यानी आपको कह सकते हैं कि वैसे रिएक्शन जिनका हेवियर न्यूक्लियस, यानी जिनका हेवियर न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करके यानी टूट के छोटे छोटे एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई में चेंज हो जाए, ठीक है। यानी द रिएक्शन इन विच हेवियर न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन इनटू 1 और 2 लाइटर न्यूक्लियाई, इसको न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं। यानी आप एक कह सकते हैं कि बड़ा कोई न्यूक्लियाई है, इसको हम एकदम ब्रेक करेंगे एकदम छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में, छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में 2 या 2 से ज़्यादा, और इसी रिएक्शन को जो परफॉर्म होगा हमें, ये जो रिएक्शन हमें परफॉर्म होगा उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानेंगे। यानी बड़ा लाइटर न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए तो ये न्यूक्लियर फिजन आपको समझ में आ गया होगा इसका रिएक्शन। ये जो इसका डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर फिजन में बेसिकली होता क्या है, और आपको इससे डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप याद रखिए कि फिजन में क्या होते हैं, बड़े न्यूक्लियाई क्या होते हैं, टूट के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो फिजन देखिए, आप फिजन से आपको याद करने का तरीका होता है, तो फिजन को आप याद रखिए FISS, फिश। क्या है? फिश करने का मतलब, जैसे आपको बोल सकते हैं फिश यानी टूट जाना, फिश हो जाना मतलब हट जाना, टूट जाना। जैसे आप पढ़ते होंगे बचपन में कि टाई फिश, इस टाइप करके इस सब बच्चे में मुहावरा पढ़ते होंगे कि टाई फिश हो गया, इस टाइप सा। तो आप इसको याद करने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं कि फिश हो गया यानी टूट गया, बड़ा निकला छोटा में टूट गया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसे याद कर सकते हैं, ये तरीका है बस याद करने का, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज़ यूजुअली अकम्पेन्ड बाय द इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन अलॉन्ग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स के मतलब जो आपको हेवियर न्यूक्लियाई टूट के जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में चेंज होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होते हैं, हायर अमाउंट ऑफ यानी लार्ज अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी भी रिलीज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियाई के रिलीज होने के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि
दो टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली देखे जाते हैं कि एक होता है आपका एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक, ठीक है। एक होता है एक्सो, एक होता है इंडो, एक होता है एक्सो, एक होता है इंडो। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ये हीट, डेल्टा हीट रिलीज, और इसमें क्या होता है, इंडो में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब, हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, यानी कहने का मतलब ये हीट रिलीज हो रहा है, तो यानी क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यही आपको बताना चाहते हैं, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन, अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दूसरे होते हैं कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अनकंट्रोल कहने का मतलब वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक बार जो परफॉर्म हो गया तो वो होता ही रहेगा। दूसरा क्या है, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसे हम अपने सहूलियत के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल को समझते हैं कंट्रोल और कंट्रोल के। जैसे आपके जो एटम बम होते हैं, जो एटम बम के जो प्रिंसिपल होते हैं, यानी एटम बम जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल ही बेस्ड होता है। ये जो होता है एटम बम, ये अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। यानी एक बार एटम बम अगर फूट गया तो वो तब तक फूटेगा जब तक उसके न्यूक्लियाई क्या हो, स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन तब तक होता है जब तक वो स्टेबिलिटी को गेन ना कर ले, ठीक है, या फिर नॉन रिएक्टिव न्यूक्लियस को ना अपने आप को ना बना ले, यानी जब तक उसको नॉन रिएक्टिव न्यूक्लियस ना मिल पाए। नॉन रिएक्टिव न्यूक्लियस कहने का मतलब अगर उसको स्टेबिलिटी गेन हो गया तो वो खुद ब खुद नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो कोई सब्सटेंस रिएक्ट कब करता है, अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो यही कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम जो होते हैं, एटम बम जो होते हैं, वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे ही बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है हम इसको समझेंगे आगे। तो प्रिंसिपल न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्रिंसिपल होता है वो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड होता है, यानी उसको हम अपने सहूलियत के अनुसार क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे परफॉर्म करवा सकते हैं, जब चाहे उसे रोक सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, अब हम समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। यही न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक डिवाइस है, क्या है, बेसिकली एक डिवाइस है जिसे कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और परमिट करते हैं एक कंट्रोल चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी जब चाहे उसे परफॉर्म करते हैं, जब चाहे उसे रोक सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक बेसिकली एक डिवाइस है जिसको कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। और इस न्यूक्लियर जैसे किसी भी डिवाइस को चलने के लिए उसको ईंधन की जरूरत होती है, उसको फ्यूल की जरूरत होती है। तो इसी तरह से ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके रिगार्डिंग जो फ्यूल होता है, ये यूरेनियम 235, यानी यूरेनियम के 235 आइसोटॉप्स होते हैं, उनको फ्यूल के रूप में इसमें यूज किया जाता है। और मॉडरेटर कहने का मतलब उसे मॉडरेटर, उसको रिएक्शन को मतलब अगर हम स्लो डाउन करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए, उस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और हेवी वाटर कहने का मतलब D2O हमने बताया था कि हेवी वाटर क्या होते हैं, D2O को ही हेवी वाटर कहा जाता है। तो ग्रेफाइट के रूप में और हेवी वाटर के रूप में D2O, उसको मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और हेवी वाटर D2O को यूज किया जाता है, ताकि उसके हम न्यूट्रॉन्स को क्या करें, स्लो डाउन कर सकें। अगर देखिए किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन में उसके न्यूक्लियस ही टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई में चेंज होते हैं। अगर उसी न्यूक्लियाई को अगर हम कंट्रोल कर लें, फिर वो न्यूक्लियाई जो टूटा वो अगर स्टेबल नहीं होगा तो फिर वो टूटेगा, इसी तरह ही टूटते जाएगा। अगर उसी को हम कंट्रोल कर ले, उसको स्लो डाउन कर दे प्रोसेस को, कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है, रेडियो एक्टिविटी डीके का जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी विदाउट टाइम टेकन, बिना समय लिए हुए ही वो टूटता रहता है। और उसको हम स्लो डाउन कर ले, थोड़ा सा उसको प्रोसेस को स्लो कर दे, तो उसको हम कुछ अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी से तेज़ी में जा रहा है और वो कोई स्लो चल रहा है, कोई बंदा बहुत तेज़ चल रहा है, तो स्लो वाला बंदा अपने गाड़ी को अपने पास कंट्रोल में रखता है, और वही तेज़ जो चल रहा है वो कंट्रोल में नहीं रख पाता, इसके कारण क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी कारण कहते हैं यहाँ पे कि मॉडरेटर के रूप में हम ग्रेफाइट और हेवी वाटर D2O को डालते हैं, ताकि हम उस रिएक्शन को स्लो डाउन कर सके, उसके न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर सके। और हम उसके अंदर कंट्रोल रॉड भी डालते हैं, ताकि हम क्या करें, ताकि हम उसके जो न्यूट्रॉन्स है उसको क्या करें, एब्जॉर्ब कर ले। और कंट्रोल रॉड के रूप में हम बोरोन स्टील को डालते हैं, और कैडमियम को, बोरोन स्टील और या फिर कैडमियम को हम उसके कंट्रोल रॉड के रूप में उसमें डालते हैं, ताकि हम इसके अगर न्यूट्रॉन्स को ही अगर कुछ न्यूट्रॉन्स को अगर हम एब्जॉर्ब कर ले, अगर कुछ रिएक्शन हो रहा है, एक से दूसरा न्यूक्लियाई टूट के बन रहा है और कुछ न्यूक्लियाई को हम ही एब्जॉर्ब कर लिए, तो उसके कारण भी क्या हो गया, रिएक्शन हमारा हमेशा कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा न्यूक्लियाई बनेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम कुछ को कंट्रोल कर लेंगे, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कुछ रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में था। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हम, न्यूक्लियर फ्यूजन FUSION, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हेवियर न्यूक्लियाइड एक
लाइटर न्यूक्लियाई में एक या एक से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता था। सिमिलरली यहाँ क्या होते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न में, FUSION फ्यूज़न में, कि एक या एक से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक साथ कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई को परफॉर्म करता है। ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियाई को परफॉर्म करता है, एक हेवियर न्यूक्लियाई को परफॉर्म करता है, और इस रिएक्शन को, इस ये जो आपका परफॉर्म होता है ये रिएक्शन, उसी को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन के रिगार्डिंग, कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, यानी ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं, FUSION फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हमें, यानी जब तक हमें हाई टेम्परेचर ना मिल जाए तब तक हम इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके कारण इस रिएक्शन को हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। थर्मो कहने का मतलब थर्मो का मतलब पता है सबको, थर्मो का मतलब हीट, और न्यूक्लियर का मतलब जो न्यूक्लियर से हो, यानी जो रिएक्शन उनको हीट मिले, यानी बिना हीट के ना हो, वैसे न्यूक्लियस जिनको बिना हीट के वो रिएक्शन ना कर पाए, इसके कारण उसके नाम को उसको क्या रखा गया है, उसको थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन कहा गया है, यानी हीट से परफॉर्म होने वाला रिएक्शन जिनको बहुत टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इसके जो रिएक्शन होते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन जो होते हैं, सॉरी हम बार बार फ्यूजन बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल देखिए। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होते हैं, आपके जो सन एनर्जी होते हैं, जो सूर्य से जो एनर्जी आता है, सूर्य का जो एनर्जी हमें मिलता है, स्टार्स से जो एनर्जी मिलता है, वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे ही बेस्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे ही बेस्ड होते हैं, क्यों, उनके पास बहुत टेम्परेचर होता है, जिसके कारण वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम जो होते हैं वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही बेस्ड होते हैं। कैसे, देखिए एक हाइड्रोजन बम को अगर कहीं पे अगर हम विस्फोट करें एक हाइड्रोजन बम को, तो एक हाइड्रोजन बम को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे एटम बम को वहाँ पे गिराना पड़ता है। ठीक है, एटम बम को क्यों गिराना पड़ता है, क्योंकि एटम बम जो होते हैं, देखिए एटम बम जो होते हैं, यहाँ देखिए एटम बम जो होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। वो न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड अपॉन अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और ये भी क्या होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एटम बम जो होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, एटम बम जो होते हैं, एटम बम जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे परफॉर्म करते हैं। किस पे, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और आपको पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी एक्सोथर्मिक का मतलब जो हीट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, जो हीट रिलीज करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसमें से निकलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि द प्रिंसिपल न्यूक्लियर फ्यूजन, कहाँ पर चला गया, देखिए यहाँ पे कि इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एलॉन्ग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी वहाँ पे क्या होता है, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो एक हाइड्रोजन बम को परफॉर्म करने के लिए हम बहुत सारे एटम बम को वहाँ पे क्या करते हैं, विस्फोट करवाते हैं, और एटम बम जैसे ही निकलता है, विस्फोट होता है, तो वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, यानी जितना ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है उतना ज़्यादा वहाँ पे हीट को क्या करता है, वो हीट को बढ़ाता है, यानी उस जगह के टेम्परेचर को बढ़ाता है। आपको पता है कि जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उसको परफॉर्म होने के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए। यहाँ देखिए इसको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए, जिसके कारण कि हाइड्रोजन बम को हाई टेम्परेचर मिल जाता है इस एटम बम के रिलीज होने के कारण, और तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी हाइड्रोजन बम वहाँ पे एक्शन में आ जाता है। जब बहुत सारे एटम बम को हम रिलीज कर देते हैं, जब वहाँ पे फोड़ देते हैं, तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हीट रिलीज होता है, और हीट रिलीज होने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताकि जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बम परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और ये लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और आपको क्या बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ये सभी कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, इनके कुछ डेली लाइफ की यूजेज हैं। तो क्या क्या यूजेज हैं, बस इसको आपको यही जो आपके 5 हैं जो दिए हुए हैं, इसको आप याद कर लिए, इसी से बेसिकली आपको आगे पीछे क्वेश्चन घुमा के पूछते रहता है। तो देखिए TC टेक्नीशियम, इनके एटॉमिक मास 99 है, और इसका यूज करते हैं हम थर्वाइड यानी समझते हैं आप, जो आपका झींगा जैसे हो जाता है, जिसे कहते हैं थर्वाइड के रूप में। थर्वाइड में आपको ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेन के ट्रीटमेंट में और किडनी के ट्रीटमेंट में हम टेक्नीशियम को TC को यूज करते हैं। आई क्या है, आयोडीन को भी हम थर्वाइड के ट्रीटमेंट में ही यूज करते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, लोगों को घेंगा हो जाता है। आपको पता है जैसे गाल के गर्दन के बगल में जैसे इतना बड़ा नहीं लटक जाता है छोटा सा, क्या बहुत लोगों को बड़ा भी हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं, जो कि आयोडीन के कमी से ही होता है। और आपको एक और बताते हैं कि आप जो घर में नमक खाते हैं उसको कभी आप धूप में ना रखें,
धूप में रखने से क्या होता है कि आयोडीन जो होता है वो हाईली सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, यानी डायरेक्टली वो क्या करता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम सॉलिड से क्या होता है, वो एकदम वेपर में कन्वर्ट, गैस में कन्वर्ट होकर रिलीज कर जाता है, और जिससे कि आपका नमक जो होता है विदाउट आयोडीनलेस हो जाता है, वो आयोडीनलेस नमक हो जाता है, जिसको कि खाने से कोई असर नहीं होगा, उसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे खाना नहीं खाना कोई बात बराबर है, यानी से उसका कोई यूजेज नहीं होता है। और जिसके कारण ही क्या होता है, आयोडीन का कमी अगर होगा आपके शरीर में तो आपको थायराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोबाल्ट-60। कोबाल्ट-60 जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कोबाल्ट-60 जो होता है उसको कैंसर के रूप में ट्रीट किया जाता है। कोबाल्ट-60 ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है उसके समय कोबाल्ट-60 का यूज किया जाता है। कार्बन-14 ये भी वीवीआई एग्जाम्पल है। कार्बन-14 को क्या किया जाता है, एज डिटर्मिनेशन, जिसको कि हम कहते हैं कार्बन डेटिंग के रूप से जानते हैं एज डिटर्मिनेशन को। कार्बन डेटिंग यानी जिससे हम किसी भी नॉन लिविंग बींग से क्या करते हैं, हम एज को जानते हैं, और लिविंग क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पौधे किसी भी लिविंग बींग्स को हम एज को जानते हैं कि वो कितना साल पुराना ये हो चुका है, ठीक है। और इसको हम फोटोसिंथेसिस रिसर्च के रूप में भी यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब समझ रहे होंगे, जैसे प्लांट जिस रूप से अपने भोजन को प्राप्त करता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कार्बन-40 को हम फोटोसिंथेसिस के रिसर्च के रूप में भी हम यूज करते हैं। सोडियम-24 क्या होते हैं, इसको हम मेजर करते हैं टू मेजर ब्लड फ्लो इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो ब्लड का खून का जो फ्लो है उसको हम मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम सोडियम-24 का यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, हो सकता है ये वीडियो कहीं बड़ा हो गया होगा, तो इसके लिए हम आपको देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। बिना किसी चीज़ में समय दिए आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।